हेलो साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक लेकर के आए हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ डिजिट, यानी कि अपने पास सार्थक अंक और अंकों का पूर्णांकन। ये अपने इसी वीडियो में टॉपिक कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ आज अपना चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। सार्थक अंक कहते किसे हैं, ये देखिए अपने पास किसी राशि के यथार्थ मान को प्रदर्शित करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होनी है उन्हें सार्थक अंक है। जैसे मान लीजिए किसी भी राशि में अपने पास जितने अंक दे रखे हैं उसमें से अपने को उसको प्रदर्शित करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है, उन अंकों को अपने कहते हैं सार्थक अंक। जैसे अपने पास किसी भी संख्या का अपने पास इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपने, पहला पॉइंट क्या है, अशून्य अंक। अशून्य अंक 1 से 9 तक जितने किसी भी संख्या में यदि ये वाले अंक हैं, चाहे वो दशमलव में है चाहे वो बिना दशमलव के है, अगर उसमें ये अंक 1 से 9 तक हैं तो वो सारे के सारे सार्थक अंक होंगे, यानी कि इन अंकों में से कोई भी निरर्थक अंक नहीं होता। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। यानी कि अपने पास अगर अपने पास जो अशून्य अंक थे वो तो सारे सार्थक अंक थे ही। अगर अपने बात करते हैं शून्य अंक, सार्थक अंकों के बीच में अगर शून्य अंक आते हैं, जैसे 4006 या अपने 4006 में 4 और 6 कौन से हैं, अशून्य अंक है। इनके बीच में यदि शून्य आते भी हैं तो भी वो किस में आएंगे, सार्थक अंक में आएंगे। उसके बाद देखिए, यदि दशमलव से पहले शून्य है, आपको ध्यान क्या देखना है, दशमलव से पहले शून्य है तो दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य को छोड़कर सभी सार्थक अंक। यानी कि अगर अपने पास किसी भी अशून्य अंक से पहले पहले की बात की जाए, अशून्य अंक से पहले जितने भी शून्य होंगे वो सारे क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। अगर दशमलव की बात की जाती है तो दशमलव के अंदर अशून्य अंक से पहले जितने भी शून्य आएंगे वो सारे के सारे सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है 0.0068, इसमें सार्थक अंक 2 ही है, 68। ये जो अपने पास पॉइंट के बाद अशून्य अंक है उनको सार्थक अंक में नहीं जोड़ा जाता। उसके बाद यदि दशमलव से पहले अशून्य अंक हो और दशमलव के बाद आने वाले शून्य हो तो सार्थक अंक। अभी अपनों ने बात की थी अशून्य अंक से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन अशून्य अंक के बाद यानी कि कोई भी जीरो के अलावा संख्या आ गई, डिजिट आ गया, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे इसके अंदर देखिए अपने पास 4.0068, तो इसमें अपने पास कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना, दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक के बाद अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी कि अपने पास दशमलव संख्या आ गई, ध्यान ये रखना है कि दशमलव संख्या, ये दशमलव संख्या में अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य, अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अशून्य अंक से पहले वाले तो शून्य गिने नहीं जाते, बीच वाले गिने जाते हैं, लेकिन दशमलव में बाद वाले भी गिने जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6, बिना दशमलव के आने वाले अशून्य अंकों के दाईं ओर के अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि दशमलव के अंदर जो अपने थे तो वो उसके बाद वाले सार्थक अंक काउंट हो रहे थे, लेकिन बिना दशमलव के अगर अपने बात करेंगे तो बिना दशमलव के बाद आने वाले जो भी अपने पास है अशून्य अंकों के लास्ट में आने वाले शून्य, वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। लेकिन इनमें कंडीशन है कि उसके आगे मात्रक लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो मापी गई राशि है तो उसमें सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे अशून्य अंक के बाद में। जैसे अपने पास 250 किलोग्राम है तो इसमें 25 के बाद जो जीरो है वो सार्थक अंक माने जाएंगे। 800 लीटर है तो इसमें 8 के बाद वाले जीरो है वो सार्थक अंक माने जाएंगे। अगर इसमें ये मापी गई राशि नहीं है, सीधी आपको संख्या दी जाती है, तो अशून्य अंक के बाद वाले क्या होंगे, शून्य सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दशमलव के बाद आएंगे, दशमलव के वाली संख्या में सार्थ जो अपने पास अशून्य अंक के बाद शून्य आएंगे वो काउंट होंगे।
मापी गई राशि में भी काउंट होंगे, लेकिन अगर सीधी संख्या है तो उसमें वो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि सीधी संख्या वाले काउंट वाले क्या होंगे, अपने घात के रूप में लिख सकते हैं। और ये देखिए, किसी राशि को 10 की घात से गुणा करने पर सार्थक अंकों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसमें जो सार्थक अंक है वो कितने हैं, 4 है। ये अपने पास मिस प्रिंट हुआ है, इसमें यहाँ पे कितने होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होंगे 4। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किसी राशि के मापे गए मान को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। कहने का मतलब यह है कि अगर अपने पास किसी राशि को, अगर अपने मात्रक पत्ती को चेंज करें, मात्रक पत्ती को, जैसे अपने पास है सेंटीमीटर में है, कोई भी संख्या क्या है, सेंटीमीटर में, जैसे 45.6 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर इसको आप मीटर में बदलो या मिलीमीटर में बदलो, सार्थक अंकों की संख्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। इन सभी में सार्थक अंक, जैसे अपने पास बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि 250 ग्राम, जो सॉरी 260 किलोग्राम है, इसमें सार्थक अंक 3 है। अगर इसको ग्राम में बदलोगे तो भी इसमें सार्थक अंक 3 ही रहेंगे, क्योंकि इसको अपने इस तरीके से नहीं लिखेंगे, अपने इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 260 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 ग्राम। इसका सही आंसर ये है। 10 की पावर तो अपने काउंट होगी नहीं, तो सिर्फ कितने, 3। तो अपने पास 260 किलोग्राम दिया है, तो उसमें 3 सार्थक अंक है, तो ग्राम में लिखोगे तो भी 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए। अगर अपने को सीधा ये दिया जाता ना कि 2,60,000 ग्राम, तब आप इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या आप पूरी पूरी ली जाती है, ये सारी 3 और 3 6। लेकिन अपने को दिया क्या गया था, मापित राशि कौन सी, 260 किलोग्राम। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए सिर्फ 10 की पावर 3 से गुणा किया, और 10 की पावर 3 से गुणा करने पर सार्थक अंक परिवर्तित नहीं होंगे। अपने को ये याद रखना है कि मात्रक अगर अपने चेंज कर रहे हैं, मात्रक पत्ती अपने परिवर्तित कर रहे हैं, तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये इसके अपने पास इंपॉर्टेंट जो सार्थक अंकों के थे, नियम थे। इनको सभी को दोबारा देख लीजिए। पहली बात तो अशून्य अंक, पहला पॉइंट क्या है, अशून्य अंक सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। दूसरा, अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तीसरा, दशमलव में अशून्य अंक से पहले वाले, अशून्य अंक से पहले वाले जितने भी जीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगे सार्थक अंकों में, लेकिन बीच वाले काउंट होंगे, चाहे दशमलव है चाहे बिना दशमलव के, अशून्य अंकों के बीच वाले दशमलव सार्थक अंक ही होंगे। लेकिन बाद वालों में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां पॉइंट देखिए, दशमलव के अंदर अशून्य अंक के बाद अगर जीरो आते हैं, दाईं ओर जीरो आते हैं, तो वो सारे सारे सार्थक अंक होंगे। लेकिन छठा पॉइंट देखिए, बिना दशमलव की संख्या में, बिना दशमलव की संख्या में वो सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे, दाईं ओर वाले जीरो। और अगर वही बिना दशमलव वाली राशि क्या है, मापी गई है, यानी कि उसके आगे मात्रक लिखा हुआ है, मापी गई राशि है, तो उसमें वो काउंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 5, 6 और 7 नंबर पॉइंट, 4, 5 और 6 सेम जैसे पॉइंट है। तो 7 नंबर पॉइंट क्या है कि सार्थक अंक है वो अपने पास 10 की घात से अगर गुणा किया जाए, तो 10 की घात से गुणा करने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है। ना तो गुणा करने पर आएगा 10 की पावर घात से, ना ही अपने पास उसकी मात्रक पत्ती में चेंज कर रहे हैं तो परिवर्तन आएगा। इसलिए अपने पास ये ध्यान देना होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले। नेक्स्ट देखिए, अपने इसमें कौन सा आता है, सार्थक अंकों की गणना। यदि अपने पास सार्थक अंक तो अपनों ने प्राप्त कर लिए राशि में, अगर अपने पास दो राशियों को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, मात्रक पत्ती चेंज कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपने को सार्थक अंक रखने हैं उनको देखिए। अपने पास पहली राशि, जोड़ या घटाव में प्राप्त राशि में सार्थक अंक। यदि अपने को दो राशियों को जोड़ और घटाव करना है, दो या दो से ज्यादा है, तो इसमें दी गई रही एक ही पत्ती में, यानी कि दी गई राशियों को एक ही पत्ती में बदलते हैं। जो अपने पास पहला पॉइंट क्या है, दी गई राशि को एक ही पत्ती में, एक ही पत्ती में बदलते हैं, किसको, दी गई राशि को। और यदि राशि 10 की घात में है तो सभी को 10 की घात में बदलेंगे, यानी कि एक जो भी अपने पास उनको जोड़ रहे हैं वो सारी एक जैसी राशियां होनी चाहिए। जितनी भी राशियां हैं वो सारी या तो अपने पास वो पावर के अंदर होनी चाहिए सारी की सारी, या बिना पावर के अंदर होनी चाहिए, एक ही पत्ती में होनी चाहिए। क्योंकि सीधी बात है कि जोड़ अपने उन्हीं का ही कर सकते हैं जो एक ही मात्रक पत्ती में, एक जैसी मात्रक पत्ती में।
अब उसके बाद देखिए, यदि जब दी गई राशियों को सीधा जोड़ घटाव कर परिणाम प्राप्त करते हैं तो उनमें परिणाम में सार्थक अंक लिखते हैं तो उतने लिखेंगे जितने दी गई राशियों में न्यूनतम सार्थक अंक। यानी कि जितनी भी राशियों को अपने जोड़ रहे हैं उन राशियों को सीधा जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट में आंसर जब लिखेंगे, जैसे ये वाला है, दो राशियां हैं अपने पास 45.5 और 2.005। इनमें देखिए 45.5 में 3 सार्थक अंक है और 2.005 में 4 सार्थक अंक है। इनका आंसर प्राप्त किया अपन ने, उसमें आगे 5 सार्थक अंक। तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही नहीं है। जोड़ अपना सही है, अपने इसको जोड़ेंगे तो सीधा आंसर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर ये नहीं होगा 45.505। इसका आंसर कितने अंकों में होना चाहिए? पहली वाली राशि में 3 सार्थक अंक है और सार्थक अंक कितने रहेंगे? अब भी अपने पास कितने होने चाहिए? 3 ही होने चाहिए। यानी कि इन सार्थक अंकों को कैसे परिवर्तित करेंगे ये अपने आगे पढ़ेंगे। यानी कि 5 सार्थक अंक है, इनको 3 में कैसे बदलना है, इनको बोलते हैं पूर्णांकन करना, डिजिटल राउंडिंग। जो डिजिट राउंडिंग है, डिजिट राउंडिंग या राउंडिंग ऑफ डिजिट, उसके अंदर अपने चेक करेंगे अंकों का पूर्णांकन करना। पूर्णांकन कैसे करते हैं? यानी कि 7 अंक थे, उनको कितना में 3 में कितना कैसे बदलते हैं। तो ये अपने पास होंगे कि जो परिणाम है उसमें वास्तव में सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि जो भी अपनों ने राशियां जोड़ी थी उसमें जो सबसे कम सार्थक अंक थे वो थे 3। तो अपने आंसर में भी कितने रखेंगे? 3 ही रखें। नेक्स्ट अपने पास आता है गुणा और भाग करने से प्राप्त जो राशि है उनमें सार्थक अंक कैसे रखें। किसी मापित राशि को नियतांक से गुणा करने पर उस भौतिक राशि के सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अपने पास 4 सार्थक अंकों वाली संख्या है, इसको 15 से गुणा किया, आंसर आया 5। तो आंसर जो अपने पास रिजल्ट है, रिजल्ट में कितने सार्थक अंक होंगे? 4 ही सार्थक अंक। ये अपने ध्यान रखना है कि इस राशि में जितने सार्थक अंक थे उसको किसी संख्या या नियतांक से गुणा करते हैं तो उतने सार्थक अंक रखेंगे जितने पहले थे। दो राशियों के गुणनफल या भाग से प्राप्त राशि में उतने ही सार्थक अंक होता है जितनी दी गई राशियों में न्यूनतम सार्थक है। ये तो पहले वाला सेम ही पॉइंट है, चाहे जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, अपने पास किसी भी राशि में सार्थक अंक उतने ही होंगे जितनी जो अपने राशियों को जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हैं उनमें न्यूनतम होते हैं। यानी कि न्यूनतम सार्थक अंक उतने ही रखेंगे। परिणाम में जो अपने पास सार्थक अंक होंगे वो न्यूनतम सार्थक अंकों वाली संख्या से लिए जाएंगे। जैसे अपने यहाँ पे दो राशियों का गुणा कर रहे हैं, 2.456 इंटू 0.035। अगर इनका अपने गुणा कर रहे हैं तो देखिए दूसरी राशि में सिर्फ 2 ही सार्थक अंक है, 2 ही सार्थक अंक है, तो आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। आंसर में भी कितने होने चाहिए? 2। तो इसको अपने पास 2 रखेंगे इसके अंदर। देखिए अपने पास 0.86 आएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, इसमें अपने पास देखिए 0.086 ये रखेंगे अपने आंसर। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 सार्थक, क्योंकि पहले वाली संख्या में भी 2 ही थे, अब भी कितने रखेंगे? 2। अब इनको जैसे अपने पास 5-6 अंकों की संख्या थी, इसको अपने कम कैसे करते हैं? कम कैसे करते हैं? यानी कि इनको जो भी अपने पास पूर्णांक सार्थक अंक थे वो अपने पास 6 या 7 थे, तो ऊपर वाली संख्या में देखिए 5 सार्थक अंक है। अब इन पांचों को अपने को आंसर में कितना चाहिए? परिणाम के अंदर अपने को सिर्फ 2 ही सार्थक अंक चाहिए, इसलिए अपने इसको परिवर्तित करते हैं। और परिवर्तित करेंगे तो अपने पास देखिए कैसे करेंगे, इनको अपने बोलते हैं अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों का क्या करना? पूर्णांकन करना। ये अपने पास देखिए इसमें बहुत ही इजी से नियम है, इनको अच्छे से देखना। ये देखिए अंकों के पूर्णांकन का मतलब अभी अपने बता दें राउंड ऑफ करना, यानी कि अपने पास 5 डिजिट थे, उनको अगर 2 डिजिट में अंदर वो पूरा का पूरा मान लिखना है तो उसका आंसर सी आंसर कितना होगा? जैसे देखिए जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 से कम है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंकों को अपरिवर्तित रखते हैं। जैसे अपने पास संख्या है 3.483, 3.483। अब इसमें अपने राउंड ऑफ करना है, यानी कि इसके अंदर सार्थक अंकों में अपने पास 3 ही सार्थक अंक रखने हैं। 4 है, इसमें से अब कितने रखने हैं? 3। तो अब राउंड ऑफ किसको करना पड़ेगा? 8 को। अब 8 के बाद संख्या है वो 3 है, वो 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो 8 को अपरिवर्तित रखेंगे।
सिंपल सी बात है कि अगर अपने पास परिवर्तित करने वाली संख्या 5 से कम है तो अपने पास उसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो उसको अपरिवर्तित रखेंगे। और उसके बाद जिस अंक को पूर्णांकित करना है, अभी तो 5 से कम था, अब जिसके बाद वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी है, यानी कि लास्ट में 5 आ जाता है या 5 से ज्यादा संख्या आ जाती है, तो उसको अपने राउंड ऑफ करने के लिए पहले वाली संख्या को 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 से कम था तो अपरिवर्तित रखेंगे। अगर अपने पास 5 है या 5 से ज्यादा है, ध्यान रखना लास्ट अंक यानी कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक, उसके बाद वाला अंक 5 या 5 से अधिक है, तो इसको अपने क्या करेंगे, देखिए जैसे अपने पास संख्या दी गई है 2.567, तो अब अपने इसको पूर्णांकित करना है किसको, 6 को। और 6 के बाद में यदि 5 होता या 5 से बड़ी संख्या 6 होती या 7 होती, 8 होती, 9 होती, तो इस अपने 6 को क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अब इस एग्जाम्पल में आपके पास 6 के बाद क्या है, 7 है, तो इसको अपने क्या कर देंगे, 6 को एक अंक बढ़ा करके लिख देंगे, एक अंक बढ़ा करके लिख देंगे। पहले वाले को अपरिवर्तित रखा गया था, यानी कि अगर अपने पास लास्ट अंक जिसको पूर्णांकित करना है उसके बाद, जिसको पूर्णांकित करना है उसके बाद 5 से कम है, 5 से कम है तो अपरिवर्तित रखेंगे। 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, एक अंक बढ़ा कर देंगे। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है और उसके बाद जिस, यानी कि अपने को जिस अंक को पूर्णांकित करना है वो 5 है, या अपने पास उस 5 के बाद में कोई अशून्य अंक या शून्य अंक प्रदर्शित है, तो कैसे करेंगे, यानी कि 5 वाली प्रॉब्लम है। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है, और 5 की अगर कोई संख्या बाद में कोई संख्या नहीं है तो ऊपर वाला नियम है। लेकिन अगर 5 के बाद अशून्य अंक है, 5 के बाद अशून्य अंक है, तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। जैसे अपने पास 2 को पूर्णांकित करना है, 2 के बाद क्या है, 5। अगर अपने बाद में कोई संख्या नहीं होती तो इसको सीधा 3 कर देते, लेकिन 5 के बाद क्या है, 5 के बाद कोई अशून्य अंक है तो इसको अपने क्या कर देंगे, सीधा सीधा बढ़ा दे। अशून्य अंक 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर के 9 तक कोई भी हो, तो अपने क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे पूर्णांकित करने वाले अंक को। देखिए अगर 5 के बाद में 7 नहीं होता तो सीधा सीधा अपने ऊपर वाला नियम लागू होता कि 2 के बाद 5 या 5 से बड़ी संख्या आ रही है तो इसको 3 कर दिया। लेकिन 5 के बाद अशून्य अंक आ रहा है कोई भी, तो अपने पास इसको क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। अब फिर एक नेक्स्ट और आएगा कि अगर अपने पास जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद 5 है, बाद में कितना है, 5 है, और 5 के बाद 0 है, और 5 के बाद 0 है तो 2 कंडीशन होंगी। 5 के बाद तो 0 है, और 0 और 5 से पहले क्या है, सम अंक है। ध्यान से ये देने की बात है, इसमें अंक में अगर पहले वाले को फिर देखेंगे, 5 के बाद तो 0 है, लेकिन 5 से पूर्व अगर सम है तब तो अपने अपरिवर्तित रखते हैं। और अगर वो अंक विषम है, अगर वो अंक क्या है, विषम है, तो उसको अपने 1 बढ़ा देंगे। इसको अच्छे से एग्जाम्पल से देखिए, अगर अपने पास 1.750 है और अगर अपने पास 0 से पहले 7 है, सॉरी 5 से पहले 7 है और 5 के बाद में 0 है, 5 के बाद अशून्य अंक होता तो अपने सीधे सीधे बढ़ा देते हैं। लेकिन 5 के बाद 0 है तो 2 कंडीशन होगी, 5 के बाद 0 है तो 2 कंडीशन होगी। पहले वाला सम है तो सम में रखेंगे, विषम है तो सम कर देंगे, 1 बढ़ा करके सम कर देंगे। इसका अच्छे से एग्जाम्पल देखिए, अपने पास अपने 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगर अपने पास जैसे पूर्णांकित करने वाली संख्या है उसके बाद में 0 है, और एक अपने पास पूर्णांकित करने वाली संख्या के बाद में 0, यहाँ पे 2 संख्या, एक अपने पास ले लेते हैं 1.351। अगर अपने को इनको पूर्णांकन करना है, किसको, 2 और 3 को, तो अपने पास क्या ऑप्शन आएगा, पहले वाले के अंदर कौन सा नियम लागू होगा, पहले वाले के अंदर अपने पास देखिए नियम लागू होगा कि 5 के बाद जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद 5 होता तब तक तो सीधा 1 बढ़ा देते हैं। लेकिन 5 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 के बाद 0 आ रहा है, तो अपने पास इस अंक को, जिस अंक को पूर्णांकित करना है वो क्या है, वो देखेंगे। अगर वो सम है तो वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और अगर अपने पास 5 के बाद 0 है और 5 से पहले विषम अंक है
उसको अपने डायरेक्ट एक बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.540 और इसका सॉरी 5 को तो हटा ही देना, 1.4 ही आना है, क्या आना है 1.4 ही आना है। और उसके बाद देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले 1.250 है तो इसको अंदर कुछ चेंज नहीं करना अपने को, विषम को सम है तो सम को सम ही रखना है। 3 विषम था उसको 1 बढ़ा करके क्या कर दिया, सम कर दिया। अब ये वाला और समझ लो इसके साथ ही, यदि 5 के बाद अशून्य अंक आ रहा है, 5 के बाद अशून्य अंक आ रहा है तो पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 1.4। बाकी पूर्णांकन के नियम आसान है। यदि अपने पास जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद 5 से कम है तो अपरिवर्तित रहेंगे, 5 या 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे। और अगर जब अपने पास लास्ट में 5 है उसके बाद में अशून्य है तो पहले वाले को वापस 1 बढ़ा देंगे। 5 के बाद शून्य है तो 2 कंडीशन आएगी, सम है या अपने पास विषम है। अगर अपने पास सम है तो अपरिवर्तित रखेंगे और विषम है तो 1 बढ़ा करके क्या कर देंगे, उसको सम कर देंगे। तो आज की अपने पास इस छोटी सी क्लास में अपनों ने 2 टॉपिक किए हैं। 2 टॉपिक आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल या क्वेश्चंस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज कीजिए मेरे को, और अपने पास उस टॉपिक से संबंधित कोई भी अपने को क्वेश्चन करने हैं वो अपने कर लेंगे। इसकी जो अगर अपने को टाइम मिलेगा तो इसके जो न्यूमेरिकल की क्लास है वो अलग से अपने लगा लेंगे। और अपने पास जो फर्स्ट यूनिट था उसका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या अपने पास एक्स्ट्रा जो भी कॉम्पिटिटिव लाइन का क्वेश्चन थे वो अपनों ने लगभग कर लिए। थोड़ा बहुत कोई टॉपिक बचा होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए कि फर्स्ट यूनिट में ये वाला टॉपिक करवाने वाला है, वो अपने कर देंगे। आज की जो अपने पास इतने लेक्चर में अपने पास 7 लेक्चर के अंदर अपना जो फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास का सबसे बेसिक यूनिट, उस बेसिक यूनिट को अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस जो भी अपने पास फर्स्ट यूनिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। जिन्होंने 11th में साइंस लिया है और हिंदी मीडियम है उनके साथ शेयर करो, ताकि उन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए आप की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।